नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। सनातन धर्म को लेकर दिए जा रहे आपत्तिजनक बयानों पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नाराजगी जाहिर की। मोदी ने अपनी पार्टी के नेताओं और अपनी सरकार के मंत्रियों से कहा कि सनातन धर्म, वैदिक परंपराओं और विरासत का अपमान बर्दाश्त न किया जा सकता है, न किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि जो लोग सनातन धर्म के समूल नाश की बात कह रहे हैं, जो हिंदुत्व की पैदाइश पूछ रहे हैं, उन्हें लोकतांत्रिक तरीके से सख्त जवाब देना चाहिए। आपको याद होगा, 2 दिन पहले तमिलनाडु सरकार के मंत्री उदयनिधि स्टालिन ने कहा था कि सनातन धर्म का सर्वनाश जरूरी है। चीफ मिनिस्टर के बेटे ने कहा था कि सनातन डेंगू, मलेरिया और कोरोना जैसी बीमारी है जिससे लड़ने के नहीं बल्कि इसे जड़ से खत्म करने की जरूरत है। फिर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे प्रियांक खड़गे ने उदयनिधि को सपोर्ट किया और आज कर्नाटक में कांग्रेस सरकार के होम मिनिस्टर जी परमेश्वर ने कहा कि जैन, बौद्ध, ईसाई और इस्लाम के बारे में तो ये पता है कि वो कहां पैदा हुए, कब पैदा हुए, लेकिन हिंदू धर्म के बारे में कोई नहीं बता सकता ये धर्म कब आया, कहां से आया। तो जिसकी पैदाइश का पता ना हो उसके बारे में बात क्या करना। सनातन पर हो रहे लगातार हमलों के बाद आज प्रधानमंत्री मोदी ने मंत्रिमंडल की मीटिंग में मौजूद नेताओं से कहा, इस मसले पर खामोश रहना ठीक नहीं है। इस तरह की बातें करने वालों को मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। अब सवाल है कि कांग्रेस के नेता हों, डीएमके के नेता हों, क्या नहीं जानते कि भारत में सनातन के खिलाफ जहर उगलने का मतलब क्या है? क्या कांग्रेस के नेता नहीं समझते कि सनातन की पैदाइश पूछने वालों का जनता क्या हाल करेगी? लेकिन इसके बाद भी अगर विरोधी दलों के गठबंधन के नेता इस पर खामोश हैं, तो सवाल है कि उनकी मजबूरी क्या है। इस पर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको मैं आज बीजेपी के नेता सुधांशु त्रिवेदी की बात सुनाता हूं। सुधांशु त्रिवेदी वेद पुराण के प्रकांड पंडित हैं। उन्होंने कहा, अब तो इसमें कोई शक नहीं कि विरोधी दल हिंदुओं से, हिंदुत्व से, सनातन से नफरत करता है, जो अब एक एक करके उजागर हो रही है। क्योंकि आज जी परमेश्वर ने पूछा था सनातन कब पैदा हुआ, तो सुधांशु त्रिवेदी ने इसका भी जवाब दिया। देखिए, हिंदू धर्म और सनातन धर्म के विरुद्ध जहर का जो असली एजेंडा है वो उत्तरोत्तर उभरकर सामने आता चला जा रहा है। अभी 3 दिन पहले डीएमके के अत्यंत प्रमुख नेता, जो कि उनके मुख्यमंत्री के पुत्र भी थे, उन्होंने कहा इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म, यानी सनातन धर्म का समूल नाश। आज दक्षिण भारत में एकमात्र सरकार जो कांग्रेस की है, कर्नाटक के गृह मंत्री ने कहा अब हिंदू धर्म के मूल पर सवाल, यानी एजेंडा बहुत साफ है। तो जो ये परमेश्वर बोल रहे हैं, ऐसा नहीं है कि सबको समझ में नहीं आ रहा है। ये वही कर्नाटक है जहां के मंत्री ने, उसी कांग्रेस पार्टी के मंत्री सतीश जारकिहोली ने बोला था हिंदू शब्द गंदा है। और उत्तर में आप देख चुके हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य कहते हैं हिंदू धर्म धोखा है। वास्तविकता यह है कि इनके मन के अंदर जो सनातन धर्म और हिंदू धर्म के प्रति हिकारत है वो पूरी तरीके से खुलकर सामने आ गई है। तो मैं कर्नाटक के मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, शायद वो इसलिए बोले हों कि उदयनिधि के इतने आपत्तिजनक हेट स्पीच के बाद केसी वेणुगोपाल ने क्या कहा, यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पूरी विद्रूपता के साथ उभरकर सामने आ रही है। तो मैं उनसे कहना चाहता हूं, मान्यवर, आपको उत्पत्ति इसलिए नहीं समझ में आई होगी क्योंकि जिसकी उत्पत्ति होती है उसका अंत होता है। जो चिरंतन है, सनातन है, इटर्नल है, वो उत्पत्ति और अंत से परे होता है। और ये मैं उनको बता देना चाहता हूं कि परमेश्वर उनकी बुद्धि को समझने लायक क्षमता दें। शून्य भी हमने खोजा था और अनंत भी हमने खोजा था। दुनिया की बाकी सभ्यताओं में जो संख्याएं हुई हैं वो एक फाइनाइट है, हमने इनफाइनाइट खोजा था। और इनफाइनाइट परपीचुअल होता है, वह सतत रहता है। और फिर भी यदि उन्हें समस्या होगी तो किसी की काल गणना 14 साल 100 साल की है, किसी की 2000 साल की है। मैं किसी के प्रति टिप्पणी नहीं करना चाहता। किसी के यहाँ उनकी संस्कृति या धर्म की मान्यता है 7000 साल पहले दुनिया बनी, कोई कहता 14000 साल पहले दुनिया बनी। हमारा मानना है 1.97 बिलियन ईयर्स बिफोर ब्रह्म संवत शुरू होता है और 31 ट्रिलियन ईयर्स की ब्रह्मा जी की आयु है। तो मुझे लगता है अनंत आकाश में
बिलियन और ट्रिलियन की गणना वाले, उनको यही लगेगा शुरुआत कहाँ से हो गई है। उन्हें नहीं मूल समझ में आएगा, क्योंकि उनकी गणना जिस बारे में सोचते हैं वो कुछ हजार पे रुक जाती है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि इसके बाद कांग्रेस का एजेंडा और इस विपक्षी गठबंधन का एजेंडा पूरी तरीके से साफ हो गया है। और यदि इसको घमंडिया कहते हैं तो ये एकदम यथार्थ है कि अब ये घमंड में इस कदर चूर हैं कि सिर्फ हिंदू ग्रंथों का नहीं, हिंदू देवी देवताओं का नहीं, हिंदू धर्म के नाश और हिंदू धर्म के अस्तित्व पर सवाल उठा रहे हैं। इसके बाद सुधांशु त्रिवेदी ने यह भी बताया कि विरोधी दलों के नेता सनातन के खिलाफ बातें क्यों कर रहे हैं। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि विरोधी दल समझ गए हैं कि अब देश का हिंदू जाग रहा है और अगर हिंदुओं को अपनी ताकत का एहसास हो गया तो आसुरी शक्तियों का अंत निश्चित है। इसीलिए हिंदुत्व और सनातन पर हमले किए जा रहे हैं। ये जानते क्यों है? जब हनुमान जी को अपनी शक्ति याद आ रही थी तो तमाम आसुरी शक्तियों को लगने लगा था कि यदि इनको शक्ति याद आ गई फिर तो आसुरी शक्तियों के लिए बचना मुश्किल हो जाएगा। और जैसे जैसे भारतीय समाज, भारतीय संस्कृति और हिंदू संस्कृति की वास्तविक शक्ति उभर कर सामने आने लगी है तो बहुत से, मैं किसी को शब्दशः न लिया जाए, बहुत से मारीच हैं, सुबाहु हैं, कालनेमी हैं जो रास्ता रोकने के लिए खड़े हैं। विशेषकर मैं कांग्रेस पार्टी से, क्या आपके नेता अगर मिस्टर परमेश्वर ये कहते हैं और आपके अलायंस सहयोगी उदय निधि ये कहते हैं कि हिंदू धर्म एक डिजीज है, तो मैं याद दिलाना चाहता हूं कि एटम बम के आविष्कारक रॉबर्ट ओपेनहाइमर को गीता में प्रेरणा नजर आती है। मेलबर्न में जो ऑस्ट्रेलियन मेडिकल साइंस है, सोसाइटी है, उसने माना है कि सुश्रुत प्लास्टिक सर्जरी के जनक थे। अब यह बात मानी जाने लगी है विदेशी विश्वविद्यालयों में भी कि गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत बहुत पहले आर्यभट्ट और हमारे भास्कराचार्य ने दिया था। रॉकेट साइंस के फादर वर्नर वॉन बॉर्न के गुरु हरमन ओबर्ट ने लिखा है कि मैं वेदों को पढ़कर चीजों को लेता था। वर्नर हाइजेनबर्ग जिसने अनसर्टेनिटी की थ्योरी दी, उसने अपनी किताब में लिखा है कि गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर से डिस्कशन के बाद उसे वो कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से क्लियर हुआ। मान्यवर, अगर इन सारे लोगों को इसमें ज्ञान नजर आ रहा है और इस कांग्रेस के लोगों को और इस गठबंधन के लोगों को इसमें डिजीज नजर आ रही है तो डिजीज इनके दिमाग में आ गई है, उसमें नहीं है। इन सारे लोगों को जो हिंदुत्व के सर्वनाश की बात करते हैं, सनातन को अंत करने की बात करते हैं, सुधांशु त्रिवेदी की बातें सुननी चाहिए। वैसे उदयनिधि स्टालिन के बयान से विरोधी दल के गठबंधन में शामिल ज्यादातर नेताओं ने किनारा कर लिया था, उसे सपोर्ट नहीं किया। प्रियांक खरगे के सुर भी अगले दिन बदल गए थे, इसलिए लग रहा था विपक्ष को गलती समझ में आ गई है, अब यह विवाद खत्म हो जाएगा। लेकिन आज जी परमेश्वर ने फिर इस मुद्दे को हवा दे दी जिसका जिक्र सुधांशु त्रिवेदी कर रहे थे। जी परमेश्वर ने जैन, बौद्ध, ईसाई और इस्लाम के शुरू होने की तारीख का हवाला देकर पूछा था कि सनातन कब पैदा हुआ। इसी चक्कर में यह मसला फिर से चर्चा में आ गया। तो आपको यह सुनवा देता हूं कि जी परमेश्वर ने एग्जैक्टली क्या कहा, क्या पूछा। ಪ್ರಪಂಚದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಧರ್ಮಗಳು ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದ್ದಾವೆ। इस ब्रह्मांड के इतिहास में कई धर्मों का उदय हुआ है। हिंदू धर्म का उदय कैसे हुआ, किसने किया, इस पर आज तक सवालिया निशान ही बना हुआ है। बौद्ध धर्म का जन्म इस देश में हुआ है, जैन धर्म का जन्म इस देश में हुआ है, इस्लाम धर्म और ईसाई धर्म बाहर से आए हैं। इन सब धर्मों का उद्देश्य एक ही है, मानव जाति का कल्याण। जैसे ही जी परमेश्वर ने सनातन के बारे में कमेंट किया तो कर्नाटक बीजेपी के नेता अश्वत्थ नारायण ने कहा, अगर जी परमेश्वर में हिम्मत है तो किसी दूसरे धर्म के बारे में इस तरह की बात करके दिखाएं, उन्हें समझ आ जाएगा कि सनातन और दूसरे धर्मों में फर्क क्या है। अश्वत्थ नारायण ने कहा, जी परमेश्वर का नाम सिर्फ परमेश्वर है, वो सनातन विरोधी हैं, इसलिए उन्हें अपना नाम भी बदल लेना चाहिए। They are under the influence of leftists. They want to destroy this culture, tradition of our country, of Bharat. So his name is only Parameshwar, then he should change his name also.
I think then he should realize this kind of arrogance is not good for him. He's a learned person. Insulting our dharma. Let him talk about any other dharma if he has got any guts, his clarity. Let him speak about other dharma. Let him not insult our dharma. If he's not happy, let him quit this dharma and be elsewhere. Who is stopping him? Let him change his name also. Let him take some other name. दिन भर बयानबाजी का दौर चलता रहा। केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि सनातन के बारे में जो लगातार बयानबाजी हो रही है वो राजनीतिक साजिश है, हिंदुत्व को खत्म करने की कोशिश है और ये कांग्रेस हाईकमान की सहमति से हो रहा है। इसीलिए इस पर सोनिया गांधी और राहुल गांधी जैसे नेताओं ने चुप्पी साध रखी है। राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि देश में नफरत पैदा करने की कोशिश संविधान के खिलाफ है, इसलिए जो लोग इस तरह के बयान दे रहे हैं उनके खिलाफ सख्त लीगल एक्शन होना चाहिए। पहले तो उदयनिधि स्टालिन कहता है कि वो हम इरेडिकेट कर देंगे सनातन धर्म को, उन्होंने 3 दिन पहले कहा। उसका कोई इस पर कांग्रेस ने कोई टिप्पणी किया नहीं है, कोई रिस्पांस किया नहीं है। वो एक सरासर आर्टिकल 25 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के विरुद्ध स्टेटमेंट है। तो कांग्रेस जो हर राहुल गांधी जब भी फॉरेन में जाता है, महीने में 5 बार जाता है, साल में 60 बार जाते हैं और भारत के बुराइयां, भारत के कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन के बारे में ज्ञान देते हैं, वो आज क्यों नहीं बोलते उदयनिधि स्टालिन के इस स्टेटमेंट के बारे में कि ये कॉन्स्टिट्यूशन वायलेशन है। कर्नाटक के होम मिनिस्टर का कर्तव्य है कि कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ एंड ऑर्डर को प्रोटेक्ट करना, और वो एक इमेजिनरी सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं कि हिंदुइज्म है ही नहीं कोई फेथ। तो एक तरह से एंकरेज कर रहे हैं लोगों को कि जो उदयनिधि स्टालिन का स्टेटमेंट है उसको आगे बढ़ा रहे हैं। ये इनका एक पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी है, साजिश है। ये पॉलिटिकली हिंदू धर्म और सनातन धर्म को इरेडिकेट करने की उनकी कोशिश है। वो जो भी हो, लेकिन आर्टिकल 25 और कॉन्स्टिट्यूशनलिटी के बारे में उनका क्या स्टेट व्यू है वो सीधे भारतवासियों के सामने रखे। सनातन धर्म के खिलाफ जहर उगलने वाले उदयनिधि स्टालिन, प्रियांक खरगे और जी परमेश्वर के खिलाफ लोगों ने केस फाइल किए हैं। सुप्रीम कोर्ट में अपील करके इस मामले पर सो मोटो एक्शन लेने की अपील की गई है। दिल्ली, मुजफ्फरपुर के बाद यूपी के रामपुर में भी उदयनिधि स्टालिन और प्रियांक खरगे के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। लेकिन आज प्रियांक खरगे ने कहा उन्होंने किसी धर्म का नाम नहीं लिया, किसी धर्म का अपमान नहीं किया, इसलिए लीगल एक्शन का उन्हें कोई डर नहीं है। I don't care, they can do what they want. My statement is very, very clear. It's not against any particular religion. I have very clearly stated that any religion that does not preach equality, that does not ensure the dignity of a human being is embedded in that philosophy, it is not a religion according to me. So अगर उनको लगता है कि उनके धर्म में ऐसा नहीं है तो वो उनका प्रॉब्लम है, मेरा प्रॉब्लम नहीं है। मेरा धर्म तो संविधान है। हो सकता है सियासी बयानबाजी कुछ दिन में बंद हो जाए, लेकिन ये इशू खत्म नहीं होगा, क्योंकि घाव गहरा है, भावनाएं आहत हुई हैं। विश्व हिंदू परिषद इस इशू को देश भर में ले जाएगी। वीएचपी के कार्यकर्ता अब देश भर में अलग अलग जिलों में उदयनिधि स्टालिन, प्रियांक खरगे और जी रामेश्वर के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाएंगे। विश्व हिंदू परिषद सनातन पर हो रहे हमलों का मुकाबला करने के लिए रणनीति बनाएगी और इसके लिए 2 नवंबर से 6 नवंबर तक वाराणसी में एक मीटिंग की जाएगी। इस बैठक में संत, शंकराचार्य, धर्माचार्य और देश के सभी जिलों से साधु संतों को आमंत्रित किया जाएगा। वाराणसी में होने वाली इस मीटिंग में विश्व हिंदू परिषद देशव्यापी आंदोलन की रूपरेखा तय करेगी। आज विश्व हिंदू परिषद के नेताओं ने कहा कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी को बताना चाहिए कि सनातन के खिलाफ बोलने वाले नेताओं के बयानों से वो सहमत हैं या नहीं। अगर सहमत नहीं है तो तुरंत प्रियांक खरगे और जी परमेश्वर को मंत्रिमंडल से हटाना चाहिए और एमके स्टालिन की पार्टी को विरोधी दलों के अलायंस से बाहर करना चाहिए। जिस सनातन को मुगल शासन समाप्त नहीं कर पाया, जिस सनातन को अंग्रेजों का शासन समाप्त नहीं कर पाया, उस सनातन को और ये स्टालिन जैसे लोग जिनकी कोई गिनती नहीं है, क्या ये समाप्त कर पाएंगे और ये क्या समाप्त कर सकते हैं?
इसको भी सोचना चाहिए। इस प्रकार के स्टेटमेंट देकर के और स्टालिन ने संविधान का अपमान किया है, संविधान के विरुद्ध व्यवहार किया है। जिस मंत्री पद की शपथ आपने ली उसमें संविधान की शपथ लेते हुए आपने सर्वधर्म समभाव का भाव व्यक्त करेंगे ऐसा शपथ ली है, और सनातन को समाप्त करने का स्टेटमेंट देकर के आपने उस शपथ का उल्लंघन किया है। इसलिए मैं वहां के माननीय राज्यपाल और देश के राष्ट्रपति से निवेदन करता हूं कि इनको तुरंत वहां से बर्खास्त करना चाहिए। तो जैसे अनेक विषयों के ऊपर सुप्रीम कोर्ट सो मोटो करता है, इस विषय के अंदर भी सो मोटो उन्होंने करना चाहिए और इनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। क्या स्टालिन ने जो बोला उससे आप सहमत हैं? ये कांग्रेस पार्टी बताए, कांग्रेस के अध्यक्ष बताएं, सोनिया जी बताएं, राहुल गांधी बताएं, समाजवादी पार्टी बोले, बहुजन समाजवादी पार्टी बोले, ममता जी बोले, और भी उनके साथ में जितने लोग इकट्ठे हुए हैं वो सब बोले। यदि नहीं है तो डीएमके को अपने गठबंधन से बाहर करें। विरोधी दलों के नेता भी अच्छी तरह समझते हैं कि भारत में रहकर हिंदुत्व का विरोध करना आत्मघाती है, इसीलिए वो इस मामले पर खामोश हैं। लेकिन ये देश की 82% आबादी, 110 करोड़ हिंदुओं की भावनाओं का सवाल है, इसलिए इस पर चुप रहने से तो काम नहीं चलेगा। नरेंद्र मोदी खुलकर हिंदुत्व की बात करते हैं, सनातन परंपरा में विश्वास करते हैं, अपने देश की प्राचीन विरासत पर गर्व करते हैं। मोदी ने बार बार कहा उनका एक ही मंत्र है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। अपलिफ्टमेंट ऑफ ऑल, अपीजमेंट ऑफ नन। क्योंकि मोदी की नीयत में खोट नहीं है, इसलिए वो अपनी बात खुलकर कह सकते हैं। लेकिन विरोधी दलों के साथ ऐसा नहीं है। कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, जेडीयू हो, आम आदमी पार्टी हो, वक्त और मौके के हिसाब से चाल बदलते हैं, विचार बदलते हैं। इसलिए इन पार्टियों के नेता तो खुलकर सनातन का समर्थन न कर सकते हैं और न खुलकर विरोध कर सकते हैं। चुनाव आता है तो हिंदुत्व का चोला ओढ़ लेते हैं, जरूरत पड़ती तो सनातन परंपराओं की बात करते हैं। अब ऐसा लगता है कि मोदी इसको बेनकाब करेंगे और मुद्दा विरोधी दलों के नेताओं के सनातन विरोधी बयानों को बनाएंगे। इसकी शुरुआत आज हो गई। वैसे आज हिंदुत्व के मुद्दे पर विपक्ष को एक और झटका लगा। जिस दिन सरकार ने पार्लियामेंट के स्पेशल सेशन का ऐलान किया था, उस दिन मुंबई में विरोधी दलों के गठबंधन के नेताओं की मीटिंग चल रही थी। उस समय संजय राउत, प्रियंका चतुर्वेदी जैसे नेताओं ने कहा था कि 19 सितंबर से गणेश उत्सव शुरू होगा और मोदी ने उसी दौरान पार्लियामेंट का स्पेशल सेशन बुला लिया। यह दिखाता है कि मोदी हिंदुत्व विरोधी हैं, मोदी को हिंदुओं की भावनाओं का ख्याल ही नहीं है। लेकिन आज जो खबर आई उसके बाद इन नेताओं को समझ नहीं आ रहा कि वो कहें तो क्या कहें, सरकार को कैसे जवाब दें। क्योंकि आज ये क्लियर हो गया कि नए संसद भवन का उद्घाटन गणेश चतुर्थी के शुभ दिन 19 सितंबर को होगा। क्योंकि हर शुभ काम से पहले गणेश जी की पूजा का विधान है और 19 सितंबर को गणेश जी का जन्मोत्सव है। नए पार्लियामेंट के भवन का इससे शुभ अवसर और क्या हो सकता था। इसीलिए गणेश चतुर्थी के दिन पूरे विधि विधान के साथ नए संसद भवन का उद्घाटन होगा। उसी दिन पहली बार संसद की बैठक भी नए पार्लियामेंट हाउस में होगी। हालांकि सेशन 18 सितंबर से शुरू होगा, लेकिन पहले दिन पुराने संसद भवन में लोकसभा राज्यसभा की बैठक होगी। 18 सितंबर को पुराने संसद को अलविदा कहा जाएगा और 19 सितंबर से गणेश चतुर्थी के दिन नई संसद में कामकाज शुरू होगा। आज जैसे ही सरकार की यह योजना सामने आई तो विरोधी दलों ने इस पर कुछ नहीं कहा, लेकिन नए सवाल उठाए। कहा गया कि सरकार ने स्पेशल सेशन का एजेंडा तो बताया ही नहीं। सरकार पहले यह बताए कि स्पेशल सेशन में क्या करना चाहती है। हालांकि कांग्रेस के नेताओं ने तय किया कि इस बार पार्लियामेंट सेशन की कार्रवाई का बॉयकॉट नहीं करेंगे, लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई में हिस्सा लेंगे और वो मुद्दे उठाएंगे, वो मसले उठाएंगे जिन पर सरकार को घेरा जा सके। कांग्रेस ने 9 मुद्दे तय किए हैं और इसको लेकर सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी भी लिखी और स्पेशल सेशन के दौरान
महंगाई से लेकर मणिपुर की हिंसा और जाति जनगणना से लेकर अडानी ग्रुप पर लगे इल्जामात पर चर्चा कराने की मांग की। सोनिया जी ने प्रधानमंत्री को कहा है कि हमारे ओर से 9 महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जो हम उठाना चाहते हैं लोकसभा में, राज्यसभा में। किस नियम के अनुसार उठाए जाएंगे उस पर बातचीत हो सकती है। हम उस पर कोई ये नहीं कह रहे हैं कि इसी रूल के तहत होना चाहिए। हम कह रहे हैं कि प्राथमिकता बहस पर है। दूसरी बात, जब कभी विशेष सत्र होता है कार्यसूची पहले तय की जाती है, आम सहमति बनाने की प्रयास होती है सरकार की ओर से। जो बुलेटिन में छपा है कि 18 तारीख सरकारी बिजनेस, 19 तारीख सरकारी बिजनेस, 20 तारीख सरकारी बिजनेस, 21 तारीख सरकारी बिजनेस, 22 तारीख सरकारी बिजनेस, यानी कि 5 के 5 दिन गवर्नमेंट बिजनेस के लिए एलोकेट किया गया। सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी, सवाल पूछे तो संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने भी सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखकर जवाब दिया। उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी संसदीय परंपराओं को भूल रही हैं। पार्लियामेंट सेशन बुलाने से पहले मुद्दे कभी डिस्कस नहीं होते। यह भी जरूरी नहीं कि पार्लियामेंट का सेशन बुलाने से पहले विरोधी दलों की सहमति ली जाए। प्रहलाद जोशी ने कहा कि सरकार सही समय पर स्पेशल सेशन की बिजनेस लिस्ट भी जारी करेगी। परंपरा के मुताबिक सरकार ऑल पार्टी मीटिंग बुलाकर सभी दलों से संसद के सेशन के मुद्दों को लेकर बात भी करेगी। प्रहलाद जोशी ने कहा कि सोनिया गांधी ने अपनी चिट्ठी में जिन 9 मुद्दों का जिक्र किया है उनको विपक्ष संसद के मॉनसून सत्र में उठा चुका है और सरकार ने सभी का जवाब भी दिया था। लेकिन अब ऐसा लगता है कि कांग्रेस और दूसरे विरोधी दल अमृतकाल के स्पेशल पार्लियामेंट सेशन को भी हंगामे की भेंट चढ़ाने की कोशिश करेंगे। Let me remind Srimati Sonia Gandhi ji that nowhere in the past मैं श्रीमती सोनिया गांधी जी को याद दिलाना चाहता हूं कि संसद का सत्र बुलाने से पहले कभी विपक्षी दलों से सलाह मशविरा नहीं किया गया, फिर चाहे हमारी पार्टी की सरकार रही हो या उनकी पार्टी की। संसद का सत्र बुलाना सरकार का विशेषाधिकार है। संविधान का अनुच्छेद 85 सरकार को यह अधिकार देता है। मैं सोनिया गांधी जी से सवाल पूछना चाहता हूं कि जब उनकी पार्टी की सरकार थी या किसी और पार्टी की सरकार थी, क्या तब सरकार ने सत्र का एजेंडा विपक्ष से शेयर किया था? ऐसा कभी नहीं हुआ कि सत्र बुलाने की घोषणा के साथ ही एजेंडा बता दिया गया हो। सरकार का अपना एजेंडा है और हम समय आने पर उनसे भी साझा करेंगे। जब बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक होगी तब हम एजेंडा शेयर करेंगे। जब फ्लोर लीडर्स की बैठक होगी हम उसमें अपना एजेंडा बताएंगे। ऐसा तो उनके दौर से ही होता आया है। वो जैसा करते आए थे हम भी वही कर रहे हैं। whenever there is a floor leaders meeting, there we will. कांग्रेस के अलावा दूसरे विपक्षी दल भी इस सेशन को लेकर परेशान हैं, सवाल उठा रहे हैं। जेडीयू अध्यक्ष राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह ने कहा कि मोदी सरकार लोकतंत्र को तानाशाही में तब्दील कर रही है। ललन सिंह ने कहा कि विपक्ष की एकता से मोदी डर गए हैं, इसलिए घबराहट में ऐसे फैसले कर रहे हैं जो देश के लिए ठीक नहीं है। जब स्पेशल सेशन का अभी पहले एजेंडा तो बताएं। ऐसा कहीं आज तक हुआ है कि सेशन बुला लिया गया हो और उसमें क्या बहस करने वाले हैं ये किसी को पता ही नहीं है, किसी सांसद को। ऐसा कहीं आज तक लोकतंत्र ये लोकतंत्र को खत्म कर रहे हैं। लोकतंत्र अपनी मर्जी से चलाना चाहते हैं। इनको घबराहट है क्योंकि जनता के मन में जो इनके प्रति अविश्वास पैदा हो गया है, जो इनके प्रति लोगों के मन में जुमलेबाजी शब्द हर नागरिक के दिमाग में घुस गया है, तो उससे घबरा गए हैं ये। और ये घबराहट में कुछ करते हैं तो ये सब करने से कुछ होता है। जब से सरकार ने पार्लियामेंट का स्पेशल सेशन बुलाया है, विरोधी दल परेशान हैं, चिंता में हैं, क्योंकि कोई नहीं जानता कि पार्लियामेंट के 5 दिन के सेशन में आखिर होगा क्या। हर कोई एक दूसरे से पूछ रहा है कि 5 दिन में मोदी क्या करेंगे। मोदी ने स्पेशल सेशन के एजेंडे को सीक्रेट क्यों रखा है। विपक्ष को हवा ही नहीं लग रही कि मोदी क्या करने वाले हैं।
इसी सस्पेंस से विरोधी दलों के नेता चकरा गए हैं। किसी को लग रहा है कि सरकार वन नेशन वन इलेक्शन का कानून ले आएगी, कोई कह रहा है कि सरकार यूसीसी बिल ले आएगी, कई नेताओं को लग रहा है कि सरकार संविधान में संशोधन कर देगी और संविधान से इंडिया शब्द हटा देगी, देश का नाम भारत कर देगी। चूंकि अटकलों का दौर चल रहा है, किसी के पास स्पेसिफिक जानकारी नहीं है, इसलिए विपक्ष के नेता टेंशन में हैं। और वैसे भी नरेंद्र मोदी सरप्राइज देने में माहिर हैं, और ऊपर से हर रोज सरकार कुछ न कुछ ऐसा कर देती है, ऐसा कह देती है जो विरोधी दलों की चिंता और बढ़ा देता है। आज वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर जो कमेटी बनाई गई थी, उसकी पहली मीटिंग भी हो गई। तो फिर चर्चा शुरू हो गई कि सरकार स्पेशल सेशन में इस मामले में जरूर कुछ करेगी। असल में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के घर पर वन नेशन वन इलेक्शन पर बनी कमेटी की मीटिंग हुई। इस मीटिंग में होम मिनिस्टर अमित शाह, लॉ मिनिस्टर अर्जुन मेघवाल के अलावा 8 मेंबर्स में से 7 ने हिस्सा लिया। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने इस कमेटी में शामिल होने से इनकार कर दिया था, इसलिए वो मौजूद नहीं थे। हालांकि कमेटी में वन नेशन वन इलेक्शन पर क्या बात हुई, क्या तय हुआ, कमेटी आगे क्या काम करेगी, कब तक रिपोर्ट बनाएगी, इस पर किसी को कोई जानकारी नहीं मिली। न कमेटी के किसी मेंबर ने इसके बारे में बताया, न बात की। अब विरोधी दल इस बात को लेकर भी अंदाजे लगा रहे हैं। हालांकि बीजेपी के नेता पूछ रहे हैं, अगर कांग्रेस को इस मुद्दे पर जानकारी लेने में इतना ही इंटरेस्ट था तो अधीर रंजन चौधरी को मेंबर बनने से क्यों रोका? अगर अधीर बाबू कमेटी की मीटिंग में होते तो कांग्रेस हाईकमान को भी पता चल जाता कि वन नेशन वन इलेक्शन पर फैसला कब तक होगा, कमेटी कब तक रिपोर्ट देगी, इस सेशन में यह बिल आ पाएगा या नहीं। अब अधीर रंजन चौधरी को भी लग रहा होगा कि इस कमेटी का मेंबर बनने से इनकार करके उन्होंने गलती कर दी। एक और इशू है पार्लियामेंट के स्पेशल सेशन में क्या सरकार संविधान से इंडिया शब्द हटा देगी? क्योंकि सरकार ने G20 के इन्विटेशन कार्ड से लेकर प्रधानमंत्री मोदी के दक्षिण अफ्रीका, ग्रीस दौरे प्रोग्राम तक हर जगह इंडिया के बजाय भारत लिखना शुरू कर दिया है। इसलिए लोगों की जिज्ञासा और बढ़ गई है। लेकिन सरकार की तरफ से इस मामले में अभी तक औपचारिक तौर पर कुछ नहीं कहा गया है, इसलिए विपक्ष इसको लेकर भी परेशान है। हालांकि जानकारी मिली है कि मंत्रियों के साथ की मीटिंग में प्रधानमंत्री मोदी ने आज कहा कि विपक्ष उस तरह के बुखार से पीड़ित है जिसमें आदमी बड़बड़ाता है। भारत बनाम इंडिया का विवाद ऐसा ही विवाद है। मोदी ने कहा कि भारत शब्द हमारे संविधान में है और विपक्ष को उसे पढ़ लेना चाहिए। इसके बाद विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इस मुद्दे पर बयान दिया। एस जयशंकर ने कहा इस पर विवाद की कोई जरूरत नहीं है। भारत के संविधान में इंडिया दैट इज भारत लिखा है, तो अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत शब्द का इस्तेमाल हो रहा है तो इसमें गलत क्या है? The latest issue about G20 is the invitation card which says Bharat and not India. Now that is the latest thing, that is G20 going to reposition India as Bharat and not India as India? No, India that is Bharat. It is there in the constitution. Please, I would invite everybody to read it. So it's not something which is new, it is something which existed in the constitution, and so you didn't do, it's not a new roll of dice. No, I think when you say Bharat, in a sense a meaning and a understanding and a connotation that comes with it, and that is reflected in our constitution as well. लेकिन विपक्ष को शक है। विपक्ष को लगता है कि यह मामला इतना सीधा नहीं जितना फॉरेन मिनिस्टर बना रहे हैं। आरजेडी के सांसद मनोज झा ने कहा एस जयशंकर चाहें तो इस पर बहस कर सकते हैं। उन्होंने कहा दरअसल इंडिया की जगह भारत का नाम इस्तेमाल इसलिए हो रहा है क्योंकि विपक्ष ने अपने अलायंस का नाम इंडिया रख लिया है। मनोज झा ने कहा सरकार भले ही इस डर को कितना भी ढकने की कोशिश करे लेकिन वो छुप नहीं पाएगा। इंडिया दैट इज भारत आर्टिकल 1 है। 19 जुलाई से पहले जयशंकर साहब आपको ये बोलते हुए कभी नहीं सुना। थोड़ा आईना रखिए जयशंकर साहब, आप तो करियर ब्यूरोक्रेट रहे हैं। आपने अलग अलग सरकारों के साथ काम किया, आपको हो क्या गया? मैं तो आपसे सीधे तौर पे कहता हूं 19 जुलाई से पूर्व यानी जिस दिन इंडिया गठबंधन बना, कहां तक भागिएगा,
कहां तक छुपाइएगा? हमारा टैगलाइन है, जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया। और यह भी कहूं कि हम शायद आने वाले दिनों में भारत के भी एब्रिविएशन करके इंडिया भारत अलायंस कर लेंगे। तब क्या कीजिएगा जयशंकर जी? मुझको चिंता इस बात की है कि फिर आपकी पोटली खाली हो जाएगी। थिंक बिग। एक देश के आप विदेश मंत्री हैं, इस तरह की हरकतों से ना लोग हम पर दुनिया में हंस रहे हैं। हमने क्या बना लिया अपने को? सिर्फ इसलिए कि एक अलायंस का नाम इंडिया हो गया तो साहब तमाम तरह के कुतर्क गढ़ने लगे। जचता नहीं है, पचता नहीं है जयशंकर साहब। कितनों चादर आप ढोएंगे ना, से ढकने की कोशिश करेंगे, ढका नहीं जाएगा। ये विजडम इंडेक्स के शून्य होने का भी प्रमाण है। ऑपोजिशन की लाइन क्लियर है। जो बात मनोज झा ने कही वही बात मल्लिकार्जुन खड़गे ने पब्लिक मीटिंग में कही। भीलवाड़ा की रैली में खड़गे ने कहा उन्हें भारत नाम से कोई ऐतराज नहीं है। कांग्रेस ने तो भारत जोड़ो यात्रा निकाली, लेकिन भारत वर्सेस इंडिया की बहस बीजेपी ने इसलिए छेड़ी है क्योंकि विपक्षी अलायंस का नाम इंडिया है। ऐसे मुद्दे उछालकर बीजेपी सिर्फ जनता को असल इशू से डाइवर्ट करना चाहती है। इंडिया को देखते ही वो घबरा रहे। अरे अब इंडिया छोड़ दो, भारत नाम रोको, तो भारत नाम रखने के लिए आ रहे हैं। संविधान में है, इंडिया मीन्स भारत, ये दोनों शब्द है। भाई आपको क्या ऐतराज? हम भारत जोड़ो पहले ही बोल रहे हैं, लेकिन आप कुछ ना कुछ नया लाने की कोशिश कर रहे हैं। अरे हम तो यह संदेश 4,500 किलोमीटर तक फैलाए, भारत जोड़ो, भारत जोड़ो, भारत जोड़ो। और आप कुछ अगर लोगों को फायदा होता है उसका, अगर हम कहीं बात करते हैं तो जल्द से जल्द उन्होंने उसको या तो बदनाम करने की कोशिश करते हैं या नहीं तो लोगों को दिशा भूल करते हैं, भ्रमित करते हैं। भारत वर्सेस इंडिया पर जो बहस छिड़ी है, इसमें उमर अब्दुल्ला ने एक नई तरह की बात कही। उन्होंने कहा अगर इंडिया नाम को हटाया जाएगा तो उसमें बहुत खर्च होगा, बहुत सारे संस्थानों के नाम बदलने होंगे, करोड़ों का खर्च होगा। अगर सरकार ये सिर्फ इसलिए कर रही है क्योंकि विरोधी दलों के अलायंस का नाम इंडिया है, तो ऑपोजिशन अलायंस अपना नाम बदलने को तैयार है। हमारे आईन में तो ये लिखा है, दोनों नाम दर्ज हैं, हम दोनों नाम इस्तेमाल करते हैं। आप अगर वजीर आजम के जहाज को ही देखें जिसमें आज वो इंडोनेशिया जा रहे हैं, दोनों नाम लिखे हैं। जहाज पे इंडिया भी लिखा है, भारत भी लिखा है। अब अगर वजीर आजम किसी वजह से इंडिया इस्तेमाल नहीं करना चाहते, ना करें, लेकिन कम से कम आईन से वो हटना नहीं चाहिए, वो हमारी मर्जी होनी चाहिए। वैसे भी अगर आप हटाओगे तो कहाँ कहाँ से हटाओगे? क्या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का नाम बदलेगा? इसरो जिन्होंने अभी चंद्रयान का कामयाब मिशन पूरा किया, क्या उसका नाम बदलोगे? IIT, IIM, कितने ऐसे इदारे हैं जिनका आपको नाम बदलना होगा। अगर सिर्फ गर्ज ये है कि ऑपोजिशन की पार्टियों ने अपना नाम इंडिया रखा है तो फिर हम अपना ही नाम बदल देंगे। हम मुल्क को मुसीबत में नहीं डालना चाहते, हम मुल्क के खर्चे बढ़ाने के लिए यहाँ नहीं आए हैं, बल्कि कम करने के लिए आए हैं। अगर हमें ज़रा सा भी ये इशारा मिले कि ये इस वजह से किया जा रहा है क्योंकि अलायंस का नाम इंडिया है, तो फिर हम अपना ही नाम बदल देंगे ना, मुल्क का नाम बदलने की कोई ज़रूरत नहीं। लेकिन मायावती ने इस सारे विवाद की जड़ विपक्ष को बताया। मायावती ने कहा यह सरकार और विरोधी दलों की मिली भगत है। विपक्षी दलों ने जानबूझकर सरकार को यह मुद्दा थमा दिया कि सरकार और विपक्ष दोनों मिलकर महंगाई और बेरोजगारी जैसे असली मुद्दों से ध्यान भटका सकें। सच्चाई तो ये है कि देश के नाम को लेकर अपने संविधान के साथ छेड़छाड़ करने का मौका बीजेपी के एनडीए को या खुद विपक्ष ने एक सोची समझी रणनीति व षड्यंत्र के तहत अपने गठबंधन का नाम इंडिया रखकर इनको दिया है। या फिर ये कहा जाए ये सब कुछ सत्ता पक्ष व विपक्ष की अंदरूनी मिली भगत से हो रहा है, इसकी भी आशंका है। ये भी एक आम चर्चा है जिसकी जितनी भी निंदा की जाए वह कम है। वैसे भी कांग्रेस व बीजेपी द्वारा चुनाव पूर्व
इनकी इस राजनीति को अर्थात भारत बनाम इंडिया बनाने के इनके इस घिनौने खेल को लोग अच्छी प्रकार से समझ रहे हैं, जिसकी वजह से अब इन्होंने यहाँ गरीबी, महंगाई, बेरोजगारी व विकास आदि के ये खास व अत्यंत जरूरी मुद्दे दरकिनार कर दिए हैं। जो बात उमर अब्दुल्ला ने कही थी, शशि थरूर ने तो उससे स्वरूप भी दे दिया। उन्होंने विरोधी दलों के अलायंस का नया नाम भारत सजेस्ट भी कर दिया। शशि थरूर ने लिखा कि विरोधी दल अब गठबंधन का नाम बेटरमेंट, हार्मनी एंड रिस्पॉन्सिबल एडवांसमेंट फॉर टुमारो, यानी भारत रख लें तो क्या मोदी भारत का नाम बदल देंगे। हालांकि ये सारी बातें सियासी हैं, आरोप प्रत्यारोप तो इसी तरह से चलते रहेंगे। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है जो मैं आपको बताना चाहता हूं। 18 सितंबर 1949 के दिन हमारे संविधान में भारत के साथ इंडिया शब्द जोड़ा गया था। संविधान सभा की मीटिंग में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने प्रस्ताव रखा था कि संविधान के पहले आर्टिकल में इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट लिखा जाए। केवी कामत ने इसका विरोध किया। केवी कामत चाहते थे कि सिर्फ भारत का नाम लिखा जाए। वो नहीं चाहते थे कि अंग्रेजों का दिया हुआ नाम इंडिया आजाद भारत के संविधान में लिखा जाए। लेकिन डॉक्टर अंबेडकर का काफी सम्मान रहा, उनका प्रस्ताव मंजूर हो गया और संविधान में इंडिया शब्द भी जुड़ गया। अब 18 सितंबर को ही पार्लियामेंट का स्पेशल सेशन शुरू हो रहा है। इसलिए विरोधी दलों को शक है, जिस दिन इंडिया शब्द संविधान में जुड़ा, ठीक उसी दिन, उसी तारीख पर आजादी के अमृतकाल में मोदी सरकार संविधान से इंडिया शब्द को हटा सकती है। और वैसे भी मोदी लाल किले से ऐलान कर चुके हैं कि गुलामी के प्रतीकों को अब वो नहीं रहने देंगे, एक एक करके उन्हें हटा रहे हैं। इसलिए विपक्ष को और भी लगता है कि हो सकता है सरकार की यही प्लानिंग हो। शायद सरकार अंग्रेजों की बनाई पुरानी पार्लियामेंट बिल्डिंग को जिस दिन अलविदा कहे, उसी दिन अंग्रेजों के लिए नाम इंडिया को भी तिलांजलि दे दी जाए। और 19 सितंबर को गणेश चतुर्थी के शुभ दिन भारतीयों द्वारा बनाई गई नई संसद का श्री गणेश हो, नए भारत का प्रवेश हो जाए। तो ये अटकलें चलती रहेंगी। आज संघ प्रमुख मोहन भागवत ने एक बार फिर साफ साफ कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ राष्ट्र से जितना प्रेम करता है, उतना ही सम्मान राष्ट्र ध्वज का करता है। क्योंकि विरोधी दलों के नेता बार बार इल्जाम लगाते हैं कि आरएसएस के लोग तिरंगे का सम्मान नहीं करते, 26 जनवरी को झंडा नहीं फहराते, 15 अगस्त को झंडा नहीं लहराते। इसीलिए आज मोहन भागवत ने कहा कि पंडित नेहरू ने जब 1933 में तिरंगा फहराया था, उस वक्त एक स्वयंसेवक ने ही झंडा फहराने में उनकी मदद की थी। और 15 अगस्त और 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस के दिन संघ के स्वयंसेवक जहां भी होते हैं वहां राष्ट्रीय ध्वज फहराते हैं। इसलिए अब संघ पर इस तरह की तोहमत लगाना बंद करना चाहिए। एक घटना मैं बताता हूं। स्वतंत्र भारत का झंडा तिरंगे रंग का होगा और कांग्रेस का भी तिरंगे रंग का होगा। उस समय एकमात्र बड़ी राजकीय संस्था कांग्रेस थी, उसकी छत्र छाया में बाकी लोग थे। तो ये तय हो गया 1933 में जलगांव के पास फैजपुर है, वहां पर अधिवेशन हुआ कांग्रेस का। पहली बार 80 फुट ऊंचे पोल पर जवाहरलाल नेहरू जी के हाथ में रस्सी देकर ध्वज फहराया गया, लेकिन वो बीच में लटक गया। 10-1 हजार लोग थे। अब क्या करें, 40 फीट ऊंचा चढ़ना है, बांस पर चढ़ना है। तो एक जवान दौड़ के आया, वो चढ़ा, उसने वो गुत्थी सुलझाई, ध्वज को ऊपर तक ले गया, नीचे आ गया। लोगों ने जय जयकार किया, उसको कंधे पर लिया। जवाहरलाल जी ने उसकी पीठ थपथपाई, कहा कि कल अधिवेशन में आओ, तुम्हारा हम सार्वजनिक अभिनंदन करेंगे। लेकिन वो हुआ नहीं, क्योंकि कुछ लोगों ने उनको जाके बताया कि ये संघ की शाखा में जाता है, तो वो नहीं हुआ। यहाँ डॉक्टर हेडगेवार थे, उनको पता चला, तो प्रवास करके वहाँ गए और एक छोटा सा पीतल का ही लोटा उसको बख्शिश दिया, उसकी पीठ थपथपाई।
उसका नाम था किशन सिंह राजपूत। वो 7 साल पहले उनका देहावसान हो गया। मैं उनको 2 बार मिला। तो पहली बार ध्वज फहराए जाने में बाधा आई, तब से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इस ध्वज के सम्मान के साथ जुड़ा है। 2 दिन ध्वज फहराने की बात है, वो भी हम कर रहे हैं, परंतु वो फहराए नहीं फहराए, जहाँ जहाँ इस ध्वज के सम्मान का प्रसंग आता है, हमारा स्वयंसेवक अपने प्राण भी देने के लिए अग्र पंक्ति में रहा है और रहते रहेगा। तो हम लोग प्रतिवर्ष 15 अगस्त 26 जनवरी को जहाँ है वहाँ फ्लैग होइस्टिंग करते हैं। यहाँ पर एक कैंपस ऋषि बाग में है, एक महल में है, दोनों जगह फ्लैग होइस्टिंग होता है। ये हमको सवाल पूछना नहीं चाहिए लोगों ने। आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत को इतनी डिटेल में ये सफाई इसलिए देनी पड़ी क्योंकि कई बरसों से बार बार कहा जाता है कि आरएसएस तिरंगे का सम्मान नहीं करता, वो तिरंगे को नहीं मानता, संघ सिर्फ भगवे को मानता है और भगवा लहराता है। हालांकि मोहन भागवत ने इतनी डिटेल में सफाई दे दी, बताया कि संघ राष्ट्रध्वज के बारे में क्या सोचता है, क्या समझता है, कैसे ध्वजारोहण किया जाता है, झंडा फहराया जाता है। लेकिन मोहन भागवत के इस जवाब से सवालों का सिलसिला खत्म नहीं होगा, ये इल्जाम लगते रहेंगे क्योंकि इल्जाम लगाने वालों का मकसद पूरी तरह सियासी है। फिलहाल एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद मैं आपको बताऊंगा मध्य प्रदेश में बीजेपी की यात्रा पर पत्थरबाजी किसने की, राजनीति कैसे हुई। मध्य प्रदेश में बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा पर हमले के बाद सियासी माहौल गर्म हो गया है। नीमच में कल रात जन आशीर्वाद यात्रा पर पथराव किया गया था। इस मामले में 19 लोगों के खिलाफ नामजद केस दर्ज किया गया है और 6 लोगों को हिरासत में लिया गया है। पत्थर चलाने वाले कौन थे, कहां से आए थे, इसकी जांच की जा रही है। कल कैलाश विजयवर्गीय के नेतृत्व में जन आशीर्वाद यात्रा नीमच के मनासा विधानसभा क्षेत्र से गुजर रही थी। इसी दौरान बड़ी संख्या में गांव वाले लाठी डंडे लेकर वहां पहुंच गए। भीड़ ने पत्थर चलाने शुरू किए। यात्रा में शामिल गाड़ियों के शीशे टूट गए। बड़ी मुश्किल से पुलिस ने जन आशीर्वाद यात्रा को वहां से निकाला, लेकिन इसमें 3 पुलिस वालों को भी चोट आई। यात्रा में शामिल बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय का कहना है कि जिन लोगों ने यात्रा पर हमला किया उन्होंने पहले ही से तैयारी की हुई थी, पत्थर इकट्ठे किए हुए थे। कई लड़के कमलनाथ के फेवर में नारेबाजी कर रहे थे, इसलिए जांच इस बात की होनी चाहिए कि क्या ये हमला प्री प्लान्ड था और अगर ऐसा था तो किसके इशारे पर यह सब हुआ। कुछ 20-25 लड़के थे जो पहले से ही पत्थर जमा करके बैठे थे और उन्होंने इस प्रकार जानलेवा हमला किया था कि शायद मेरे साथ तो सुरक्षा थी, तो मेरे को तो सुरक्षा उन्होंने घेर लिया था और हमारी गाड़ी फूटी। और जो उनका इंटेंशन था वो मुझे गलत लगा, क्योंकि जो पत्थरों का साइज़ था, इतना बड़ा साइज़ था, 3-3, 4-4, 5-5 किलो के पत्थर उन्होंने फेंके। हमारी बहुत सारी गाड़ियों के कांच फूट गए। तो ये बिल्कुल जानलेवा हमला था। मैंने आज ही प्रशासन के अधिकारी आए थे मिलने, तो मैंने कहा कि इस पर जिन लोगों ने हरकत की वो तो ठीक है, आप उनको गिरफ्तार कर लेंगे, पर किन लोगों के कहने के कारण वो जय कमलनाथ करके पत्थर फेंक रहे थे, ज़रा पता तो लगाइए ये षड्यंत्र है या वास्तव में कुछ लोगों के इशारों पर इन्होंने किया है। कैलाश विजयवर्गीय ने कमलनाथ पर इल्जाम लगाया तो कमलनाथ से लेकर रणदीप सुरजेवाला तक कांग्रेस के तमाम नेताओं ने शिवराज सिंह चौहान पर हमला किया। कमलनाथ ने ट्वीट किया कि नीमच में बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा पर जनता का गुस्सा निकल रहा है। ये बीजेपी पर अविश्वास का एक और उदाहरण है। रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि शिवराज की अवसरवाद यात्रा के खिलाफ गुस्सा बढ़ता जा रहा है, पाप का खड़ा भर गया है। इसके बाद कांग्रेस की लीडर शोभा ओझा ने कहा कि नीमच में जो कुछ हुआ उसमें कांग्रेस का कोई हाथ नहीं है। शिवराज सरकार के खिलाफ लोगों में नाराजगी है जो कल सामने आ गई। देखिए, जो नीमच में हुआ साफ तौर पे वो वहाँ की जनता, स्थानीय लोगों का गुस्सा था जो सरकार के खिलाफ फूटा, क्योंकि वो बार बार जो गौपालक हैं वो वहाँ जो टाइगर प्रोजेक्ट आया है जिसके चलते बागड़ लगा दी गई है और उनके
गायों को चरने की जगह नहीं बची है, उनकी ज़मीनें ले ली गई हैं। तो जब जन आशीर्वाद यात्रा में ये लोग वहाँ पहुँचे तो जनता का गुबार, गुस्सा उन लोगों पे फूटा है। अब मैं आपको शिवराज सिंह चौहान की बात बताता हूं। मुख्यमंत्री ने कहा कि नीमच की घटना कांग्रेस की बौखलाहट का नतीजा है। कमलनाथ लोगों को भड़काने की कोशिश में लगे थे, इसीलिए इस तरह की गड़बड़ी हुई। शिवराज ने कहा कि कांग्रेस को चुनाव के दौरान इस तरह की हरकतों से बाज आना चाहिए। जो समर्थन मिल रहा है, जन समर्थन, यात्रा को भी जो आशीर्वाद मिल रहा है, उसको देखकर कांग्रेस बौखला गई है। कमलनाथ जी पहले से ही कह रहे थे पत्थरों की बात ये अनेकों संदेह पैदा करता है। जिनने इस तरह की घटना की है वो कोई भी हो, जांच के निर्देश भी हमने दिए, कार्रवाई भी होगी। लेकिन मैं कांग्रेस से केवल इतने ही कहना चाहता हूँ, इस तरह के जो हथकंडे वो अपना रहे हैं, इससे उन्हें सफलता नहीं मिलेगी। भारतीय जनता पार्टी वो कुछ भी कर लें, भारी बहुमत से जीतने वाली है। कम से कम मध्य प्रदेश की राजनीति शालीन रही है, इस तरह के हथकंडे ना अपनाएं। इसके बाद शिवराज सिंह खंडवा पहुंचे, क्योंकि आज खंडवा में भी बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा निकाली जानी थी, जिसमें शामिल होने के लिए नितिन गडकरी वहां पहुंचे थे। हालांकि जिस वक्त ये यात्रा शुरू होनी थी उस वक्त खंडवा में जोरदार बारिश हो रही थी। शिवराज सिंह चौहान और नितिन गडकरी छाते लेकर इस यात्रा में शामिल होने के लिए पहुंचे, क्योंकि 2 दिन पहले ही शिवराज ने उज्जैन में महाकाल के दरबार में हाजिरी लगाई थी। ओरछा में राम राजा के दरबार में गए थे, बारिश के लिए हाथ जोड़कर प्रार्थना की थी। इसके बाद मध्य प्रदेश में कल से ही खूब बारिश हो रही है। इससे शिवराज सिंह चौहान काफ़ी खुश हैं, भोलेनाथ और प्रभु राम का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। बारिश के बीच ही बीजेपी आज खंडवा में जन आशीर्वाद यात्रा को लेकर निकली और इससे पहले शिवराज ने बारिश को लेकर किसानों को भरोसा दिया। शिवराज ने कहा कि अगर अच्छी बारिश नहीं हुई तो भी घबराना मत, सरकार किसानों के साथ है। जिन किसानों की फसल खराब होगी उन्हें पूरा मुआवजा मिलेगा। भगवान ना करे फसल खराब हो, लेकिन आफत आ ही जाए तो चिंता मत करना, शिवराज सिंह चौहान जिंदा है, संकट के पार निकाल के ले जाऊंगा। मैं कोई कमलनाथ थोड़ी हूं कि रोते ही रहूंगा। मैं क्या करूं, मेरे पास पैसा ही नहीं है, मेरे पास पैसा ही नहीं है। मैं कह रहा हूं मामा के पास पैसा की कमी नहीं है। और नितिन गडकरी जी आए हैं, उनका हृदय से स्वागत करता हूं। इच्छापुर इंदौर जैसी रोड एक नहीं पूरे मध्य प्रदेश और देश में शानदार हाईवे जैसे बनाए। बताओ कांग्रेस की सरकार में सड़कें थी क्या? इतने जोर से बोलो कि बंटाढार दिग्विजय जी को और करप्शन नाथ कमलनाथ को सुनाई दे जाए। शिवराज सिंह चौहान ने सड़क और हाईवे को लेकर जहां पर अपनी बात खत्म की, नितिन गडकरी ने वहीं से शुरू की और एक किस्सा सुनाया। गडकरी ने कहा कि शिवराज सिंह चौहान की सरकार आने से पहले मध्य प्रदेश की सड़कें कैसी थी, ये बात उन्हें आज भी याद है। मुझे याद है कि जब मध्य प्रदेश में शिवराज जी आने के पहले रोड की हालत कैसी थी। मैं नागपुर से छिंदवाड़ा जा रहा था, रोड पर इतने गड्ढे थे तो मेरे साथ बैठे हुए लोग कुछ स्कूटर पर जाकर मुझे देख रहे थे। तो कार्यकर्ता में एक व्यक्ति जा रहा था अपने पत्नी को लेकर और बार बार पीछे मुड़कर देख रहा था। तो मुझे वो बता रहा था, देखो आपको देख रहा है। तो मैंने कहा मुझे नहीं देख रहा है, वो बार बार अपने पत्नी को हाथ लगाकर देख रहा है कि गिर गई, है कि गिर गई। ये मध्य प्रदेश की हालत थी। और आज मैं आपके सामने विश्वास के साथ कह सकता हूं कि पूरे रोड नेटवर्क में मध्य प्रदेश की तस्वीर पूरी बदल चुकी है। ये बात सही है कि मध्य प्रदेश में सड़कें बहुत बेहतर हो गई हैं। ग्वालियर से शिवपुरी, गुना होते हुए भोपाल तक 6 लेन हाईवे है और ऐसे कई हाईवेज बने हैं। जबकि दिग्विजय सिंह की सरकार के वक्त मध्य प्रदेश में सड़कें खराब थी। ये पूरा प्रदेश खराब सड़कों के लिए बदनाम था। लोग कहते थे कि पता नहीं चलता कि सड़क में गड्ढा है या गड्ढे में सड़क है। शिवराज सिंह चौहान के राज में
सड़कों पर काफी काम हुआ है और वैसे भी नितिन गडकरी देश भर में सड़कों का जाल बिछाने के लिए मशहूर हैं और विरोधी भी इस काम के लिए उनकी तारीफ करते हैं। राजस्थान में भी चुनाव का माहौल है। कांग्रेस चुनाव की तैयारी में लगी है। कांग्रेस ने कई कमेटियां बनाई हैं। कुल 6 कमेटियों का आज ऐलान किया गया। मल्लिकार्जुन खड़गे ने सुखजिंदर सिंह रंधावा को कोर कमेटी का कन्वीनर अपॉइंट किया है और गहलोत सरकार में मंत्री गोविंद राम मेघवाल को कैंपेन कमेटी का चेयरमैन बनाया है। कोर कमेटी में अशोक गहलोत के साथ सचिन पायलट का नाम भी है। अशोक गहलोत आज भीलवाड़ा में थे, जहां कांग्रेस ने किसान सम्मेलन के नाम से एक पब्लिक मीटिंग बुलाई थी और इसमें शामिल होने के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे भी भीलवाड़ा पहुंचे थे। इस पब्लिक मीटिंग में अशोक गहलोत ने बीजेपी पर कई इल्जाम लगाए, एजेंसियों का इस्तेमाल करके कांग्रेस के लोगों को डराने और कांग्रेस को कमजोर करने का इल्जाम लगाया। लेकिन राजस्थान के बहरोड से जो वीडियो सामने आया, उसने राजस्थान में कांग्रेस के अंदर की असलियत सामने रख दी। बहरोड में कांग्रेस की एक बैठक में पार्टी के कई नेताओं ने अपना दर्द सामने रखा। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के एक पूर्व सदस्य ने कहा, राजस्थान में लूट मची हुई है, वो सब कुछ देख सुन रहे हैं लेकिन कुछ कर नहीं सकते क्योंकि उनकी बात न अफसर सुनते हैं न कोई और। कोई बाड़मेर जा रहा है, किसी पे छापा पड़ रहा है। हमारी तो ऐसी हालत होगी जैसे हमारी सरकार ही नहीं है। किसी को दे दो, हम कुछ कर ही नहीं सकते, हम कहीं जा नहीं सकते। पटवारी हमारा नहीं, तहसीलदार हमारा नहीं, एसडीएम हमारा नहीं, पुलिस हमारी नहीं। हम तो ऐसे खड़े हैं जो चौराहे के बीच में खड़े हैं, कोई पूछने वाला नहीं हमारे को। मैं बार बार जाके कह कर आया हूं कि हालात बहुत खराब है। और हिम्मत पटेल जी, मैं आपको खुल के एक बात और कह देता हूं कि सच्चाई की बात है, यहां ऐसे लूट मच रही है कि हिंदुस्तान में कहीं लुटाई नहीं, जैसे यहां बहरोड में लुटाई हो रही है। अब यहां क्या करें? डर लगता है कि रात को हम बचेंगे कि नहीं बचेंगे, जिंदा है कि नहीं है। चल रहे हैं, आपके पास पावर है हिम्मत पटेल जी, आप जाकर सीएम साहब को बताना। दुख से कह रहे हैं, दुख से हमारी हालत वो होगी जो पावरा कुत्ता होता है ना, उसे कोई बाढ़ है, तो कांग्रेस के तो वो हालात होगी बहरोड में। हम लड़ाई लड़ रहे हैं तो हमारी ये सुन के बात कहना। मैं आपको यही इतनी ज्यादा कह, बोलने के लिए तो मेरी इतनी ज्यादा, मैं 1 घंटा बोल सकता हूं, पर अभी टाइम नहीं है। राजस्थान में कांग्रेस के विधायक का यह कहना कि लूट हो रही है, लोग सुरक्षित नहीं है, कोई नई बात नहीं है। कुछ हफ्ते पहले गहलोत सरकार के एक मंत्री ने कहा था कि राजस्थान में महिलाओं पर जुल्म हो रहे हैं और सरकार हाथ पर हाथ रखकर बैठी है। उससे पहले सचिन पायलट पेपर लीक और वसुंधरा सरकार में हुए करप्शन की जांच को लेकर लगातार सवाल उठाते थे। वो पूछते थे कि अशोक गहलोत एक्शन क्यों नहीं ले रहे। लेकिन चुनाव के मौके पर इस तरह की बातें बीजेपी को मौका देंगी और बीजेपी ऐसे बयानों का पूरा फायदा उठाएगी। इसलिए कांग्रेस के नेताओं को संभल कर बोलना चाहिए, सोचकर बोलना चाहिए। G20 समिट के लिए दिल्ली पूरे तरह से तैयार है। प्रगति मैदान के भारत मंडपम को खास तौर पर सजाया गया है। भारत मंडपम के सामने नटराज की अष्टधातु की 27 फीट ऊंची और 18 टन वजनी मूर्ति लगाई गई है। इसके अलावा इंडिया गेट, कुतुब मीनार, सुप्रीम कोर्ट, पार्लियामेंट हाउस, विकास मीनार और बाकी सरकारी बिल्डिंग पर बड़ी शानदार लाइटिंग की गई है। समिट के लिए मेहमानों के आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। आज नाइजीरिया के राष्ट्रपति बोला तिनुबू दिल्ली पहुंच गए। कल अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन दिल्ली पहुंचेंगे। जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्ज और इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट जोको विडोडो 8 सितंबर को भारत पहुंचेंगे। ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक भी 8 सितंबर को दिल्ली पहुंचने वाले हैं। G20 सम्मेलन के लिए दुनिया के 40 बड़े बड़े नेता दिल्ली आ रहे हैं। इन लीडर्स के साथ और मिनिस्टर्स को अगर मिला दें तो G20 सम्मेलन के दौरान 550 सम्मानित लोग भारत के मेहमान बनेंगे। इन मेहमानों के लिए भारतीय परंपरा के मुताबिक खास तौर पर चांदी के बर्तनों में खाना परोसा जाएगा। 160 किलो चांदी से 15,000 बर्तन तैयार किए गए हैं। सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी, प्रेसिडेंट बाइडेन और यूएई के शासक मोहम्मद बिन जायद समेत कई नेताओं के साथ 1-to-1 मीटिंग भी होगी।
8 से 10 सितंबर को दिल्ली के स्कूल बंद रहेंगे। मेट्रो की सर्विस सुबह 4 बजे ही शुरू होगी। G20 समिट की सुरक्षा के लिए दिल्ली में 40,000 से ज्यादा जवान तैनात किए गए हैं। क्योंकि सुरक्षा कड़ी होगी, इसलिए ट्रैफिक पर पाबंदी रहेगी। स्कूल और सरकारी दफ्तर 3 दिन बंद रहेंगे, लेकिन लोगों को परेशानी ना हो इसलिए मेट्रो सुबह 4 बजे से ही चला दी जाएगी। और सरकार ने लोगों से अपील की, अगर जरूरी हो तभी बाहर निकलें, हो सके तो मेट्रो का ही इस्तेमाल करें। आज की बात में इतना ही। मेरी आपसे अगली मुलाकात होगी कल रात 9 बजे।